सो गाइस आई होप यू आर वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पायखाना काफी अच्छे से रख रहे हो। बड़ी प्यारी सी बात बोली गई यार यहाँ पर। जिंदगी में बहुत सारी दिक्कतें आप लोगों को देखने को मिली होगी, तो उसी के ऊपर ये कमेंट किया गया है। थोड़ा डूबूंगा मगर फिर तैराऊंगा, ए जिंदगी तू देख मैं फिर जीताऊंगा। अगर आप लोग जिंदगी में कुछ इस तरीके से अपनी जिंदगी को लेकर चलोगे पैटर्न में कि आप लोग चाहे कोई भी दिक्कत क्यों ना हो, आप लोग उसके सामने हारे ही ना। आप लोग जब भी कोई दिक्कत आए आप लोग फिर से उठकर खड़े हो जाए। आप लोगों ने अगर ईगल की कहानी सुनी होगी तो उसमें एक बड़ी ही प्यारी बात ये बताई जाती है कि ईगल जब बुजुर्ग होने लगता है ना, थोड़ा सा बूढ़ा होने लगता है, तो उस टाइम पर वो अपनी चोंच तोड़ता है, अपने पंख कुरेद देता है अपने आप, ताकि उसके नए पंख आने लगे। तो ऐसी ऐसी हरकतें वो करता है, अपने आप को बहुत लंबे पेन में रखता है और उसके बाद में फिर से अपने पंख, अपनी चोंच उतनी मजबूत, इतनी ताकतवर बनाता है कि फिर से उड़े और फिर से वो उन्हीं आसमान की ऊंचाइयों को टच करे। पर लेकिन उसके लिए उसको एक पेन से गुजरना होता है। तो अगर आप लोगों की जिंदगी में भी कोई ऐसा पेन आ रहा है तो आप लोग उसको देखें और उसको गुजरकर आगे निकलिए, फिर देखिए जिंदगी जीने में कितना मजा आता है। तो काफी प्यारा, काफी शानदार ये डिस्कशन रहेगा। अच्छे से इसको एंजॉय कीजिएगा, बहुत कुछ आप लोगों को जानने को मिलने वाला है। बहुत सारे प्यारे प्यारे टॉपिक डिस्कस करूंगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। थोड़ा सा लेंथी रहेगा पर लेकिन सुनकर जो सेटिस्फेक्शन होगा वो सेटिस्फेक्शन जो है कहीं नहीं मिलेगा। मतलब कहने का ये है कि यार बहुत कुछ डिस्कस करेंगे, ठीक है? अच्छे से एंजॉय करना एंड तक का। तो सबसे पहले आप लोगों को एक ओवरव्यू दे देता हूं क्या क्या हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एक इंपॉर्टेंट डे देखेंगे जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल माउंटेन डे। तो ये जो डे है ये 11 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। ये यहाँ पर इसकी थीम आप लोगों को बतानी है। दूसरा एक शब्द साइक्लोन, आप लोगों ने पता नहीं कितनी बार सुना होगा। ये एक ग्रीक वर्ड है जिससे निकल कर आता है, जिसको बोलते हैं यहाँ पर साइक्लोज। तो इसका मतलब है एक तरीके से कॉइल ऑफ द स्नेक। सुने, सांप जो है कुंडली मारकर बैठा रहता है उस तरीके से वो, तो उससे निकाल कर लेकर आया गया। तो ये कौन था फ्री आदमी जो बैठकर सांप को देख रहा था और उसने फिर बोला कि ये सांप तो बिल्कुल साइक्लोन जैसा है। तो इस फ्री इंसान का नाम आप लोगों को बताना है। मतलब फ्री इंसान नहीं, मतलब ऐसे शब्द कोई ऐसे ही देगा ना कि वो बैठा हुआ सांप को देख रहा है, अच्छा यार ये तो साइक्लोन जैसा है, अच्छा साइक्लोन का नाम सांप से रख देते हैं ना। तो ये है कोई ऐसा आदमी होता है जो बैठा हुआ मजे लेता है, वो क्लास में हमेशा पीछे बैठा रहता है और जिंदगी में मजे लेता है। तो वो वाली चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ऐसी ऐसी हरकतें यहाँ पर सामने निकल कर आती है। आगे बात करते हैं मेमोरियल म्यूजियम के बारे में। अभी यहाँ पर एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट है, स्टेट की गवर्नमेंट। स्टेट की गवर्नमेंट ये बोल रही है कि भाई साहब ये 1857 की जो क्रांति हुई थी ना, ये हमारे यहाँ से हुई थी और हमारे यहाँ से अंबाला से हुई थी। और आप लोग बोल रहे हैं मेरठ से हुई थी, तो कह रहा है मेरठ नहीं भाई साहब, अंबाला से स्टार्ट हुई थी। मेरठ तो फालतू में फेमस कर दिया आप लोगों ने, ये तो अंबाला से हुई थी स्टार्ट। तो उसी के ऊपर अभी यहाँ पर जद्दोजहद चल रही है। क्यों चल रही है, किसके बेस पर ये बोल रहे हैं, क्या फैक्ट और फिगर है, इसके बारे में बहुत कुछ रिसर्च करेंगे। और इसी के साथ में आज ही इसी लेक्चर के अंदर पूरी 1857 की क्रांति आप लोग खत्म करूंगा मैं, ठीक है? तो इसका मतलब अच्छे से एंजॉय कीजिएगा इसको। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंट 1857 की क्रांति को किस महान पर्सनैलिटी ने बोला था, इनका नाम आप लोगों को बताना है। आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप लोगों को पता है एक तरीके से बात, हम जब बात करते हैं दरबार इन इलाहाबाद, तो यहाँ पर ये किस पर्टिकुलर वॉइसरे के टाइम पर आप लोगों को देखने को मिला था, जिसको यहाँ पर ये बोला गया था कि अब से हमारी जो कंट्री है वो क्वीन विक्टोरिया के हाथों में चली जाएगी। जो कंपनी रूल करती थी, जिसको आप लोग ईस्ट इंडिया कंपनी बोलते थे, उसको लात मारकर भगा दिया जाएगा। हालांकि वो सब बोलने वाली बातें थी, रियलिटी में तो ऐसी हरकत रही, उनमें कोई चेंज रहा। बदतमीज जो होते हैं वो बदतमीजी काटते रहते हैं, ठीक है? यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये कि जैसा यहाँ पर कंपनी ने रूल किया उसी पैटर्न में इनके द्वारा रूल किया, कोई ज्यादा चेंज नहीं देखने को मिला। तो दोनों के दोनों अखंड गुनहगार थे, कोई भी उसमें कोई भी आप लोगों को कमी नजर नहीं आएगी। ओके, ह्यूमन राइट वायलेशन केसेस के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। आप लोगों को ये बताना है ह्यूमन राइट वायलेशन के जो केस होते हैं, ये बताना है कि यहाँ पर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो यहाँ पर इसको लॉन्च करती है, यानी कि जो यहाँ पर इनको काउंट करती है। अच्छा कर लो तुम हरकतें, हमें बाद में बताएंगे तुमको, ठीक है? हमारे देश में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राज्य है, ये एक राज्य क्या बेसिकली आप लोग एक छोटी सी कंट्री बोल सकते हैं देश के अंदर में। इसके अंदर 40% ह्यूमन राइट वायलेशन आप लोग को देखने को मिलेंगे। तो पता तो चली गया होगा किसके बारे में बात कर रहा हूं, ये अभी बताइएगा, इसके बारे में फिर हम लोग बात करेंगे। आगे बात करते हैं, अगर टोटल पॉपुलेशन के बारे में हम लोग बात करें तो जो रूरल पॉपुलेशन है, गांव की जो पॉपुलेशन है यहां पर हमारे देश में कितनी है और शहरों में कितनी पॉपुलेशन रहती है, तो ये पता होना चाहिए। यानी कि हमारे जो देसी गांव के जो छोरे हैं वो कितने हैं और शहरी जो यहाँ पर छोरे हैं वो कितने हैं, ये आप लोग को बताना है। ये गाना सुना, देसी देसी नाम लगाकर छोरी रहे, इस देसी की फैन ये दुनिया हो रही रहे। तो वही वाली बात है। तो अपने हर एक इंसान का अपना एक टैलेंट होता है, तो कभी भी किसी को भी उसके वेशभूषा से उसको नहीं काउंट करना चाहिए कि हाँ ये ऐसे कपड़े पहना हुआ था ऐसा होगा। वो सारी फालतू की बातें होती हैं, क्योंकि बहुत सारे इंसान ऐसे होते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम सर को देखोगे, बिल्कुल सीधे साधे, बिल्कुल सादे इंसान, ठीक है? कोई देखकर बोल भी नहीं सकता कि ये इंसान इतने बड़े साइंटिस्ट है कि हम लोग इनकी पैरों के धूल के बराबर भी नहीं है, ठीक है? तो आप लोग इसीलिए किसी को कभी किसी की वेशभूषा से कभी भी नहीं काउंट करना है। ओके, आगे बात करते हैं। यहाँ पर जीडीपी के बारे में बात की जा रही है।
तो जीडीपी के बारे में अगर बात करें तो आप लोगों को बतानी है कि एग्रीकल्चर सेक्टर इंडस्ट्री सेक्टर से कितना निकल कर आता है और सर्विस सेक्टर से 60% है। तो जानेंगे पूरा पूरा जानेंगे पूरा और इसी के साथ में पूरा, ठीक है, पूरा की फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है। एक काफी इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी है जिनके द्वारा ये कॉन्सेप्ट दिया गया था। भाई साहब इतना माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट था, ये तो मेरे दिल के करीब है। अगर हमारे देश में इसको इंप्लीमेंट कर देना, मुझे ये लगता है कि मैक्सिमम देश की प्रॉब्लम जो है उनका सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो ये कौन सा प्रोग्राम है, इसके बारे में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा और वीडियो को एंड तक देखेगा। वीडियो के एंड में आप लोगों को लास्ट डे का रिवीजन भी हम लोग करेंगे, ठीक है। तो उसका तब तक आप लोग वीडियो को पॉज कर अगर आप लोग अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो एक बार अटेम्प्ट भी आप लोग कर सकते हैं। कोई भी कंफ्यूजन होगा, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, सारी हो जाएगी। टाटा बाय बाय, ठीक है। तो आइए पहले आप लोगों से कुछ इंपोर्टेंट डे के बारे में बात करूंगा और फिर हम लोग लेक्चर को आगे लेकर उड़ेंगे, चलेंगे नहीं, दौड़ेंगे नहीं, उड़ेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं इंटरनेशनल माउंटेन डे के बारे में। माउंटेन यानी कि ऊंचे ऊंचे पर्वत, तो उनके बारे में बात की जा रही है। देखिए आज की डेट में ना कोई आप लोगों से पूछ ले, काफी इंपोर्टेंट मुद्दा है। हालांकि अगर बोला जाए आप लोगों को देखने को मिलेगा हिमालयन वाला जो रीजन है हमारे देश में है। हमारे देश में जो मानसून आती है जिसको आप लोग साउथ वेस्ट मानसून बोलते हैं, मैक्सिमम वो यहाँ पर हिमालय की वजह से देखने को मिलती है। अगर वरना यहाँ पर अगर ये ना होता तो काफी सारी बुरी कंडीशन हमारे देश में देखने को मिल सकती थी। तो माउंटेन हमारे देश में भी काफी बड़ा रोल प्ले करती है, तो हम लोग को उसके बारे में पता होना चाहिए। पर लेकिन यहाँ पर हम लोग इंटरनेशनल डे के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या बात करते हैं, तो लोगों को एजुकेट करते हैं, ठीक है, लोगों को बताते हैं, बच्चों को बताते हैं कि भाई साहब माउंटेन जो है वो कैसे रोल प्ले करती है। आज की डेट में जो साफ सुथरा पीने लायक जो पानी है वो सारा माउंटेन से आता है। क्यों? क्योंकि वहां पर बर्फ पिघलता है, बर्फ पिघलने के बाद में नदियों में आता है और फिर आप लोग उसको पीते हो, वही सारी बातें। इसी के साथ में क्लीन एनर्जी, आज के टाइम फूड, इसी के साथ में रिक्रिएशन, ये सारे काम आप लोगों को पानी से देखने को मिलेंगे, माउंटेन से देखने को मिलेंगे। तो इसलिए हम लोगों को इनको एक तरह सैल्यूट भी हम लोग करते हैं। कई जगह आप लोगों ने देखा होगा हम लोग माउंटेन को जो है गॉड की तरीके से भी पूजते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आज की डेट में जो पत्थर होता है उसके हम लोग तस्वीर बनाकर, स्टेचू बनाकर भगवान के तरीके से पूजते हैं। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में आप लोग बोले तो ये एक नेचर की पूजा हो गई, ठीक है, हम लोग नेचर की पूजा करते हैं। तो इसीलिए कहते हैं, जब बोले क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करते थे यार, हमारे तो लोग भी इतने ऐसे हैं कि हम लोग पेड़ों की पूजा करते हैं, ठीक है, हम लोग अपने देश में। तो जब हम लोग पेड़ की पूजा करते हैं तो सोचिए उस नेचर को हम लोग कैसे बर्बाद कर सकते हैं। तो ये सारे यूएसए और ये जो वेस्टर्न कंट्री है बर्बाद करके अब हमारे सर पर ठेंगरा फोड़ रहे हैं। हम तो वैसे ही सस्टेनेबल आदमी हैं, हम तो वो आदमी हैं जो उन्हें जो मिट्टी का घड़ा होता है उसमें रखकर अपना पानी पीते हैं, जिसको आप लोग नॉर्मली हंडी करवा जो भी आप लोग बोलते हैं। तो उसमें अच्छा क्या बोलते हैं आप लोग लोकल एरिया में, जो मिट्टी का घड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं बताइए आप लोग? इसमें पानी रखते हैं ना गर्मियों में, मुझे भी याद है खेतों में जब गेहूं काटा करते थे हम लोग उस टाइम पर, अब तो अरसा हो गया, तो उस टाइम पर खेतों में रखा करते थे, ठीक है, उसको, और उसमें जब पिया करते थे पानी, ऐसा बस मजे आ जाता था। अभी हालांकि जब यहाँ पर दिल्ली में भी रहते थे तब भी यहाँ पर काफी लंबे समय तक रखा उसको, क्योंकि फ्रिज का अपनी जगह होता है पर लेकिन उसका पानी पीने का टेस्ट ही अलग होता है, मजा आता है उसका पानी का टेस्ट। मुझे तो पर्सनली आता है यार, हो सकता है किसी को अच्छा नहीं लगता हो, पर मुझे तो जो उसकी जो महक भी होती है ना, जो उसमें से घड़े की में से जो महक आती है मिट्टी की, सूंघे वो खुशबू कितनी मतलब अजीब सा, मतलब भीनी भीनी सी खुशबू, मजे आ जाते हैं। आगे बात करें यहाँ पर थीम के बारे में, तो सस्टेनेबल माउंटेन टूरिज्म के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो ये काफी इंपोर्टेंट है। अगर कोई टूरिस्ट एक्टिविटी हो रही है, यानी कि अगर कोई टूरिस्ट जा रहा है, टूरिस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं बताइए जरा? ऐसी चीजें भी ना, मतलब एक बच्चा कह रहा है सर टूरिस्ट को हिंदी में तो बता दो। मैंने कहा अच्छा जी, मैंने घूमने तो चल दोगे टूरिस्ट बनकर? आधे तो ये बोलते हैं सर इंग्लिश में क्यों उड़ा दे। अबे टूरिस्ट भी मतलब मैं आप लोगों को हिंदी में बताऊं? अच्छा चलो बताओ, चलो हिंदी में क्या बोलते हैं टूरिस्ट को, ठीक है। तो ये ऐसी ऐसी बातें हैं, इनको तो कम से कम कोई शब्द होते हैं वो समझ में नहीं आता, उसको समझ में आता है हिंदी में बताओ। वैसे हिंदी में सब कुछ मैं बोल ही रहा हूँ, अब करवे को इंग्लिश में थोड़ी ना बोला मैंने, मिट्टी का घड़ा माउंटेन को पर्वत बोल दिया यार, कुछ तो होने कहता है कुछ तो शर्म करो। कोई नहीं, चलो एंजॉय किया करो, ठीक है। तो ये इसकी थीम है जिसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं, ये काफी इंपोर्टेंट है, इसके बारे में तो मैं आप लोग कुछ ऐसी भी बातें बताऊंगा जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। और कई बार कंफ्यूजन होते हैं माइंड में, तो कंफ्यूजन हमेशा दूर हो जाना चाहिए। तो कंफ्यूजन जिंदगी में जितना रखोगे ना उतना ही आप लोगों को जीने में मजा नहीं आएगा, ठीक है। अरे हाँ, एक बात याद आ गई, आज मैंने 11 बजे एक बड़ी ही मेहनत करके एक इंटरेस्टिंग वीडियो अपलोड की थी। आप लोगों ने किस किस ने वो वीडियो देखी है बताइए? वो वीडियो जो है वो एक इतनी इंटरेस्टिंग वीडियो है, पहली बार कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट मैंने किया है। किस किस ने देखे वो वीडियो बताइएगा और फीडबैक जरूर दीजिएगा। उस वीडियो में मेहनत बहुत की गई है उसमें, ठीक है, तो बताइएगा उसके बारे में। आगे भी चाहिए कुछ ऐसी, या फिर नहीं जो चल रहा है वही अच्छा है, बताइएगा, ठीक है। यूनिसेफ का नाम आप लोगों ने कई बार सुना होगा, इसका नाम है UNICEF, यानी कि क्या बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। तो ये है इसका, क्या है इसका पूरा नाम। इनको लगा यार ये ना पसंद नहीं आ रहा है, ठीक है, इसको थोड़ा शॉर्ट करते हैं, तो इन्होंने शॉर्ट कर दिया यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। ये तो शॉर्ट कर दिया, फिर शॉर्ट करने के बाद में क्या बोल रहे हैं, चलो ऐसा करते हैं, ये अभी एक मूवी नहीं आ रही थी, कौन सी मूवी अभी रिलीज हो रही है, इसमें अक्षय कुमार है और धनुष है। उसका जब मैंने वो देखा, उसका ट्रेलर देखा, वो कहिए वो ये कह रही है उसमें जो लड़की का नाम क्या है उसका,
सैफ अली खान की बेटी है सारा अली खान, वो ये कह रही है कि मुझे उससे भी प्यार है और मुझे तू भी चाहिए, यानी कि उसे दोनों चाहिए, ठीक है। यानी कि दोनों तरफ से ये कह रही है कि मुझे ये भी मतलब मुझे उससे प्यार हो गया, मुझे तू भी चाहिए, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, तो दोनों को पकड़ के बैठी हुई है। तो ये यूनिसेफ ने यही काम किया। ये क्या कह रहे हैं कि मतलब नाम तो ये नहीं चाहिए हमको, ये तो नाम छोड़ दिया, पर इसकी शॉर्ट फॉर्म चाहिए और नाम नया चाहिए, यानी कि दोनों चाहिए, इसकी नाम की शॉर्ट फॉर्म चाहिए और ये वाला नाम चाहिए। तो नाम नॉर्मली नाम यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड बोल देते हैं क्योंकि बोलने में आसान है, पर लेकिन यूनिसेफ नाम चेंज करने के लिए तैयार नहीं है, वो इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। तो ऐसी ऐसी हरकत है आज की डेट में। चलिए जो भी है, तो 11 दिसंबर को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है और खासकर ये बच्चों के ऊपर बड़ा फोकस देता है, इसलिए मुझे बड़ा प्यारा लगता है ये। क्यों? क्योंकि बच्चों के ऊपर अगर फोकस देगा आज की डेट में, तो सोचिए कि आगे आने वाले टाइम में हम लोग जिंदगी को कितना सुधार पाएंगे। अगर बच्चे खुश रहेंगे, पढ़ाई करेंगे, हेल्दी रहेंगे, आगे चल के जॉब करेंगे, अपने देश को आगे लेकर चलेंगे, तो एवरी चाइल्ड द चेंज टू ग्रो अप हेल्दी, इसी के साथ में हैप्पी, इसी के साथ में सेफ। तो हेल्दी, हैप्पी और सेफ ये काफी ज्यादा जरूरी है, तो इसी के साथ में सारी चीजें आगे बढ़ती हैं, तो इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। कोई क्वेश्चन बने तो आप लोगों को कंफ्यूजन इसके बारे में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हम लोगों ने बात की किसके बारे में, यूनिसेफ के बारे में। और देखिए ये सारी जो चीजें होती है ना, इसलिए बेसिकली यहाँ पर रहती है, जब कहीं जैसे वर्ल्ड वॉर चल रही थी, सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर बात करें तो काफी ज्यादा इमरजेंसी की कंडीशन बन गई उस टाइम पर, तो सारी मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन जो है ये वर्ल्ड वॉर के टाइम पर निकल कर आए लोगों की हेल्प करने के लिए, ठीक है। फिर इसकी आगे, इसकी तो इतनी आती है लेक्चर लेते लेते, क्या करते हो ये बताओ मुझे। आइए आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल एक एक करके देखेंगे। यहाँ पर काफी कुछ आप लोगों को जानने को मिलने वाला है और आप लोगों की तरफ हो जाएगी, इतने सारे आर्टिकल इतने डिटेल में डिस्कस करूंगा। पहला आप लोगों को हिस्ट्री में लेकर चलता हूं और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल के बारे में। पूरा एक हिस्ट्री का ओवरव्यू दे दूंगा इस आर्टिकल के अंदर में, ठीक है। पूरा स्वतंत्रता संग्राम जो है आप लोगों का कवर कराऊंगा। एक सेकेंड बस 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 बस, कहां पे गया, ये है, ठीक है। आइए इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो ये जीएस पेपर 1 में हिस्ट्री के अंदर आ जाएगा, प्रीलिम्स के अंदर भी क्वेश्चन बन सकता है और इसी के अलावा किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है। बात की जा रही है यहाँ पर अभी एक मेमोरियल जो है, मेमोरियल म्यूजियम, वो बनाया गया हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा। कहां पर? ये बनाया गया अंबाला में। अंबाला में बनाते हुए उनके द्वारा ये बोला गया, भाई साहब ये 1857 की जो क्रांति हुई थी ना, ये क्रांति जो है अंबाला से स्टार्ट हुई थी। आप लोग बोलते हैं कि मेरठ से स्टार्ट हुई थी, तो मेरठ को आप लोगों ने ये जो नाम दे रखा है, ये नाम हमारे ऊपर होना चाहिए, यानी कि ये नाम जो है हमारे नाम होने चाहिए। ये बेसिकली कि हमने क्रांति स्टार्ट की थी, यानी कि हम ज्यादा क्रांतिकारी थे मेरठ से, इनके द्वारा ये बोला गया। तो उसी के चलते इनका ये ऑब्जेक्टिव ये है कि ये जो क्रेडिट मेरठ को मिला हुआ है, ये क्रेडिट जो है वो अंबाला को मिलना चाहिए। आखिर ऐसा इनके द्वारा क्यों बोला जा रहा है तो वो मैं आगे बात करूंगा। तो यही बोला गया इनके द्वारा इस पर्टिकुलर लाइन के अंदर में। फ्रीडम स्ट्रगल, ये मूवमेंट के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, जिसके बारे में मैं आप लोगों से बातें करूंगा, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। देखिए जब 1857 की क्रांति हुई ना, इसको अलग अलग नाम से पुकारा, अलग अलग लोगों ने। नाम से पुकारने के भी कई सारे रीजन थे इसके बारे में कि हाँ किसी को कुछ लगा, किसी को कुछ लगा। जैसे नहीं, कुछ लोगों को लगता है कि मैं अच्छा पढ़ाता हूं, किसी को लगता है कि अच्छा नहीं पढ़ाते, ये वीडियो जो है वो रिपोर्ट होनी चाहिए। तो सबका अपना अपना परसेप्शन होता है। जिसको लगता है कि अच्छा नहीं पढ़ाता हूं, वीडियो रिपोर्ट करता है दबाकर, जिसको लगता है अच्छा पढ़ाता हूं, वो लाइक और शेयर करता है। तो वही है, बिल्कुल उसी वाला पैटर्न में आप लोग यहाँ पर भी समझा रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पर देखने को मिलेगा कि सिपोय जो म्यूटिनी है उसको बोलता है, सिपोय म्यूटिनी बोला गया, ठीक है, जो ब्रिटिश हिस्टोरियन थे, तो इनके द्वारा इसको एक तरीके से इंडियन म्यूटिनी भी बोला गया। यानी कुछ नहीं, ठीक है, थोड़ी झड़प हो गई सिपाहियों की आपस में, और बाकी कुछ नहीं है, ज्यादा इसको तूल मत दो, ये अंग्रेजों ने बोल के साइड में कर दिया, ठीक है। ग्रेट रिबेलियन बोला गया यहाँ पर इंडियन हिस्टोरियन के द्वारा, क्योंकि उस टाइम पर सारे जो थे वो लड़ पड़े अपने अधिकारों के लिए। तो रिवोल्ट ऑफ 1860, जो रिवोल्ट ऑफ 1857 के यहाँ पर, ये इसको इंडियन इंसर्जेंट भी बोला गया कुछ लोगों के द्वारा। पर सबसे बेहतरीन, जो सबसे प्यारा, जो सबसे शानदार, जो सबसे अच्छा नाम दिया गया, वो दिया गया वीडी सावरकर साहब के द्वारा। विनायक दामोदर सावरकर था इनका पूरा नाम, जिनको शॉर्ट फॉर्म में वीडी सावरकर बोलते हैं। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंट वो इन्हीं के द्वारा बोला गया। तो ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार पूछा जा चुका है, ठीक है। काला पानी की सजा भी इनको दी गई थी। इनके नाम पर एक जेल है जिसको बोलते हैं सेलुलर जेल। आप लोगों को ये बताना है वो कहां पर लोकेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो ये टॉपिक जो कवर किया गया, ये इंडियन एक्सप्रेस के अंदर कवर किया गया काफी इंपॉर्टेंट तरीके से, और कुछ ऐसी चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। आइए अब यहाँ पर बात करते हैं, आखिर ये मुद्दा निकल कर आया तो आया कहां से आया, उसके बारे में बात करेंगे। कहां से आया भाई साहब? यहां से आया। केसी यादव साहब जो है, इनके द्वारा किताब लिखी गई, बेसिकली ये हिस्टोरियन है केसी यादव। तो इनके द्वारा जब यहां पर अंबाला के बारे में लिखा गया, कुछ हिस्ट्री लिखी गई, बात की गई द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन हरियाणा। तो अगर आप लोग हरियाणा वासी हैं तो आप लोगों को इसके बारे में याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में डायरेक्ट। ये किताब किसके? केसी यादव के, और कंट्रोवर्सी में भी आ गई तो और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, तो समझिएगा। बाकी याद सबको ही रखना है, कुछ कुछ ऐसी बातें हो जाती है। तो 1857 की क्रांति, अंबाला और मेरठ वाले लड़ने मत लग जाना, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं अंबाला में, ये बोल रहे हैं मेरठ में। तो यहाँ पर बेसिकली मान तो भी मेरठ में रहे, बाकी अगर अंबाला वाले भी हैं तो याद रखिएगा। क्यों? इंटरव्यू में भी आप लोगों को
लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोनों से, तो दोनों को पता होना चाहिए। तो बैटल जो है वो लड़ी गई। तो यहां पर बोला गया कि सिरसा, सोनीपत, रोहतक और जो यहां पर हिसार है, यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। और सिरसा जो है यहां पर ये वैसे भी फेमस है, चोरमार की जो बेसिकली यहां पर ये बैटल थी उसके लिए भी ये फेमस है, जो सिरसा वाला एरिया है। चलिए ये तो हो गई ये वाली बातें। अब मैं आप लोगों से डिटेल में कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहां पर करने वाला हूं, जो ध्यान से सुनिएगा बड़ा ही टकटकी लगाकर, क्योंकि एक पूरा चैप्टर आप लोगों का क्लोज होने वाला है। यहां पर जो 1857 की क्रांति हुई थी उसका रीजन क्या था, तो कई सारे रीजन थे, जैसे पॉलिटिकल कोज हो गया, इसी के साथ में सोशल कोज हो गया, इसी के साथ में इकोनॉमिक कोज हो गया, इसी के साथ में मिलिट्री कोज हो गया, इसी के साथ में जो यहाँ पर एक तरीके से इमीडिएट कोज हो गया। और ये इमीडिएट कोज क्या था, ये था बेसिकली कारतूस, जो यहाँ पर जिसमें बोला जाता था कि गाय और सूअर की चर्बी यूज की गई है उसके अंदर में, तो उस कारतूस के चलते यहाँ पर ये दिक्कतें देखने को मिलती थी। राइफल का नाम था इनफील्ड राइफल, इसको राइफल जो मुस्कत, इसको मुस्कत का नाम भी जाना जाता था, ठीक है। तो ये भी अभी रिसेंटली कई सारे एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये इनफील्ड का नाम, ये भी इसका नाम दिया गया था मुस्कत, ठीक है। तो ये याद रखेगा। तो 1857 की क्रांति जो थी यहाँ पर, ये इनफील्ड राइफल के अंदर जो काउ और पिग की जो बेसिकली फैट बोला जा रहा था कि यहाँ पर इनका यूज किया गया, जिसकी वजह से अगर बात करें जो हिंदू थे वो काउ की वजह से, और जो यहाँ पर जो मुस्लिम कम्युनिटी थे उन्होंने पिग की वजह से इसको यहाँ पर बेसिकली टच करने से मना कर दिया, जिसकी वजह से हिंदू और मुस्लिम दोनों यहाँ पर साथ में भी आए। एक यूनिटी भी यहाँ पर देखने को मिली थी हिंदू और मुस्लिम की। तो ये तो एक इमीडिएट कोज हो गया, उन्हें कहते हैं फट पड़ना, ये तो इमीडिएट कोज हो गया। इससे पहले तो माहौल बना होगा ना। जी हाँ भाई साहब, पूरा माहौल बनाए, वो माहौल कैसे कैसे बनाए तो पहले मैं वो बताता हूँ। माहौल ऐसे बना, यहाँ पर एक बदतमीज टाइप का इंसान था डलहौजी, उसने काफी उल्टी सीधी हरकतें की। उसमें से एक हरकत थी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ये हरकत ऐसी थी, इसने ये बोला कि अगर मतलब ये रिलेटिव उस टाइम पर बोला गया होगा कि जब तुम बच्चा पैदा करने के भी काबिल नहीं हो तो तुम राज्य कैसे चलाओगे, ऐसी ऐसी बातें देखने को मिली। यानी कि जिसने भी अपना जो बच्चा है वो एक तरीके से गोद ले रखा है, उसका सारा राज्य जो है वो मेरे होंगे। तो ऐसी ऐसी हरकतें यहाँ पर इनके द्वारा बोलेगी। तो डलहौजी जो है सबसे पहले सतारा, ये याद रखेगा, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। सबसे पहले किसको अनेक्स किया, किसको इसने अपने, किसको झड़पा, किसको अपने कंट्रोल में लिया, तो ये था सतारा। बाकी जैतापुर, इसी के साथ में संभलपुर, यहां पर ये हो गया बाघाट, इसी के साथ में उदयपुर, ये हो गया झांसी और ये हो गया नागपुर, ठीक है। तो यहां पर ये अलग अलग एरिया है, तो इनके बारे में आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट कई बार बन जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो एरिया है यहाँ पर सोशल और रिलीजियस कोज क्या थे भाई साहब। हालांकि कुछ चीजें अच्छी की गई, जैसे कि हमारी कंट्री में क्या किया गया था यहाँ पर इनके द्वारा, जो एक तरीके से जो लीगलाइज कर दिया गया था विडो रीमैरिज, यानी कि अगर किसी महिला का जो हस्बैंड है उसकी डेथ हो गई तो उसको रीमैरिज कर दिया। पर लेकिन उस टाइम पर सती जैसी प्रथाएं हमारे देश में चलती थी, तो वो एक अलग पैटर्न था। तो उनके एक तरीके से ऐसा लगा यहाँ पर उस टाइम के लोगों को कि यार ये तो हमारे रिलीजन के अंदर इंटरफेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी के चलते जो ऑर्थोडॉक्स जो यहाँ पर सोसाइटी थी, हिंदू और जो मुस्लिम, तो उनको ये लगने लगा यार ये तो डायरेक्ट रिलीजन में घुस गए, अगर रिलीजन को हाथ लगा दिया तो बाहुबली की तलवार को हाथ लगा दिया, ठीक है। तो वही वाली बात है कि देवसेना को अगर किसी ने हाथ लगाया तो बाहुबली की तलवार को हाथ लगाया, तो यही नहीं करना था इनको आकर। देखिए गुलाम बनाए रखते यहाँ पर 100 साल क्या 200 साल क्या चाहे 400 साल कुछ नहीं था, पर लेकिन हमारे रिलीजन पर टच नहीं करना था। तो ये यहाँ पर गलती कर बैठे। हालांकि जो अंग्रेजी जो यहाँ पर हुकूमत आई बाद में चलकर, उसने समझा इन चीजों को, उसने इंटरफेयर करने की कम कोशिश की, उसने टेक्निक लगाना स्टार्ट कर दी कि इनको डिवाइड कैसे करना है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम अगर मिल गए तो भाई साहब ये तुम्हारा तख्ता खड़ा कर देंगे। तो वो वाली चीजें जब इनको लगने लगी कि तुम्हारा तख्ता खड़ा हो जाएगा, तो उस टाइम पर इनको लगने लगा कि इनके साथ में नहीं लड़ना है, ठीक है। तो इनको बेसिकली बेवकूफ बना के रखो, आपस में लड़ाते रहो, और उसमें वो काफी कामयाब हुए, लंबे समय तक का उनकी जिंदगी चलती रही। इकोनॉमिक कोज में अगर मैं आप लोगों से बातें करूं तो बड़े बड़े टैक्स लगाए, दबाकर जितना लगा सकते हैं, पूरा रेवेन्यू जहां से कलेक्ट कर सकते थे पूरा अच्छे से कलेक्ट किया, कहीं महलवारी सिस्टम लगा दिया, कहीं अलग अलग तरीके सिस्टम लगाए, ठीक है, ताकि अलग अलग लेवल पर अलग अलग तरीके से इनके द्वारा पैसे को लूटा जा सके। तो सोसाइटी का हर एक सेक्शन परेशान था। किसान परेशान थे, कहीं महलवारी कहीं रैयतवारी देखने को मिल रही थी, तो वहां से किसान परेशान थे। अलग अलग तरीके से यहाँ पर सिपाही परेशान थे, उनको भाई साहब अलग पोस्ट दी नहीं जाती थी, उनको हमेशा नीचे वाले पोस्ट पर रखा करते थे, ठीक है। उनको हमेशा मतलब इसी पोस्ट पर रहो पूरी जिंदगी, चाहे कोई कितना भी काबिल क्यों ना हो, सैलरी उनको हमेशा कम दी जाती थी। इसी के साथ में सारे उल्टे सीधे जो काम करने होते थे वो इन्हीं से कराए जाते थे। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ गया, उसकी वजह से मैन्युफैक्चर गुड वहां से आने लगे, हमारी कंट्री की इंडस्ट्री को ठप कर दिया उन्होंने, तो इसकी वजह से और ज्यादा दिक्कतें देखने को लगी। यानी कि पूरे जो कंट्री थी उसको घुटने पर लाकर खड़ा कर दिया भाई साहब, उसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिलने लगी। तो यहां से लगा कि अब कुछ करना पड़ेगा, उन्हें अब तो पानी है सर से ऊपर चला गया वरना डूब जाएंगे। तो इसके चलते यहाँ पर कई सारी चीजें देखने को मिली। और मिलिट्री जो कोच था वो तो यही मैंने बताया कि इंडियन जो सिपाही थे वो लगभग 87% थे ब्रिटिश ट्रूप के अंदर में। तो यहाँ पर इनको ये चीज समझ लेनी चाहिए थी कि सारे इंडियन है और इंडियन से इंडियन को पिटवा रहे हो, उन्हीं से मरवा रहे हो,
और इसके बाद भी उनको जो है तुम बुरी तरह ट्रीट कर रहे हो, तो ये काफी खतरनाक था। तो इंडियन जो सिपाही थे यहाँ पर उनको कम पैसा पे किया जाता था, वो सारी बातें मैंने बताई। तो 1856 में जो लॉर्ड कैनिंग है उसके द्वारा यहाँ पर जनरल सर्विस, ये यहाँ पर एनलिस्टमेंट एक्ट लेकर आया गया, जिसके चलते यहाँ पर सिपाही मस्ट बी रेडी टू सर्व द ब्रिटिश लैंड अक्रॉस द सी। मतलब क्या है, मतलब यहाँ पर आप लोगों ने सुना होगा कि हमारे जो बेसिकली नॉर्मली माना जाता था, खासकर अगर रिलीजन के अंदर बात करें, कि पानी क्रॉस कर कर एक दूसरे से दूसरे राज्य में नहीं जाना है, यानी कि एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में नहीं जाना है। ये था कि धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। हालांकि वो फालतू की बात मुझे ज्यादा लगी अगर मैं अपने हिसाब से बात करूं। बेसिकली उस टाइम पर ये सोचा जाता था कि अगर कोई बाहर चला गया तो बाहर जाएगा तो कुछ एक तरीके से दूसरे एरिया में जाएगा, वहां की कल्चर आएगा तो हमारी कल्चर दूषित हो सकती है, पहला तो ये मानते थे। और ये मतलब डर नहीं रहता कि अननोन का फियर जो रहता है वो ज्यादा देखने को मिलता था। तो ये कई सारे फंडे थे यहाँ पर। तो अगर बात करें तो ऐसा कोई था नहीं नॉर्मल। तो अंग्रेजों ने ये बोला कि बाहर सर्व करेगा, तो इनको ये लगा यार तो हमारे धर्म के अंदर घुस गए, अब इनका कुछ करना पड़ेगा। तो उसके चलते फिर यहाँ पर इन्होंने इनको पटक पटक कर मारना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ से हुआ 1857 की क्रांति का एक प्रॉपर उद्घाटन, जिसके चलते काफी शानदार तरीके से हमारे जो यहाँ पर जो फ्रीडम फाइटर थे बहुत ही अच्छे से उन्होंने काम किया। पर लेकिन वही है, स्टार्टिंग में थे तो चीजें जो है ढंग से एकजुट नहीं कर पाए, तो अलग अलग चीजें देखने को मिली। कुछ इंपोर्टेंट बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा कहां कहां पर ये चला। दिल्ली में जो थे बहादुर शाह सेकंड थे यहाँ पर, ठीक है, जो ब्रिटिश ऑफिसर थे जिन्होंने इनको सप्रेस किया, ये यहाँ पर इनका नाम भी आप लोगों से कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर निकोलसन थे जिनके द्वारा इनको सप्रेस किया गया। लखनऊ के अंदर बेगम हजरत महल, यहाँ पर इनको सप्रेस किया, यानी कि इनका रिवोल्ट खत्म किया, यह हेनरी लॉरेंस। ये काफी इंपोर्टेंट स्लाइड है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना, ठीक है। कानपुर के अंदर यहाँ पर नाना साहब थे, उनको सर कॉलिन जो यहाँ पर कैंपबेल के द्वारा यहाँ पर सप्रेस किया गया। ये काफी इंपोर्टेंट जो कई बार पूछा गया यहाँ पर। झांसी और ग्वालियर के अंदर में यहाँ पर जो थी लक्ष्मीबाई जी और इसी के साथ में तात्या टोपे। तो यहाँ पर जनरल ह्यूज रोज, तो ये थे, इनकी एक स्टेटमेंट काफी फेमस है जो मैं आप लोगों को बताऊंगा। जनरल ह्यूज रोज जब यहाँ पर झांसी का रिवोल्ट जो सप्रेस कर रहे थे, तो यहाँ पर इनके द्वारा कुछ ऐसा बोला गया कि एक तरीके से वो एक ऐसा सिपाही थी जिसको वास्तव में लगता था कि एक वीर सिपाही है, यानी कि झांसी की रानी जिस तरीके से लड़ी अपने बच्चे को कमर पर बांधकर, वो वास्तव में ही सैल्यूट करने लायक था। तो ये बातें यहाँ पर खुद अंग्रेजों के द्वारा भी एक्सेप्ट की गई। अगर दुश्मन भी यहाँ पर इस बात को बोल दे तो सोचो क्या किस तरीके से उनके द्वारा वहां पर उस टाइम पर वो लड़ाई लड़ी गई होगी। बरेली के अंदर यहाँ पर खान बहादुर खान थे, तो ये भी सर कॉलिन जो चैपल थे, जो कि यहाँ पर कानपुर वाला तो बरेली वाला दोनों एक ही इंसान के द्वारा यहाँ पर सप्रेस किया गया। इलाहाबाद और बनारस के अंदर यहाँ पर ये थे मौलवी लियाकत अली, इनका जो थे यहाँ पर ये थे यहाँ पर कर्नल ऑनसेल, ठीक है। तो इनके द्वारा बिहार के अंदर कुंवर सिंह यहाँ थे विलियम टेलर। तो ये कुछ ऐसे इंपोर्टेंट नाम है जो कि आप लोगों से कई बार मैच कर कर पूछ लिए जाते हैं, तो इसके बारे में याद रखिएगा। कुछ इंपोर्टेंट मुद्दे यहाँ पर, क्या कोज था फेल होने का? यार सबसे बड़ा तो ये था कि एक लिमिटेड थी, ठीक है, कहीं एक जगह हो गई तो दूसरी जगह हो रही है, एकजुट पूरे देश में नहीं हुई। तो यहाँ पर हैदराबाद, मैसूर, त्रिवनकोर, कश्मीर, तो लार्जली जो प्रिंसली स्टेट थे, इसी के साथ में जो राजपूताना थे, इनके द्वारा ज्वाइन ही नहीं किया गया। एक तरीके से साउथ इंडिया में ये रिवोल्ट पहुंचा ही नहीं, नॉर्थ इंडिया में ही रह गया, थोड़ा दिल्ली के आसपास वाले रीजन में ज्यादातर, ठीक है। तो ये देखने को मिलेगा। इसी के साथ में नो इफेक्टिव लीडरशिप, मतलब ऐसा था एक तरीके से कोई प्रॉपर लीडरशिप था नहीं, ठीक है। अगर ढंग से देखा जाए तो कि एक पूरा लीडर चीजों को लेकर चल रहा है और यहाँ पर तख्ता पलट कर देंगे। तो यहाँ पर ऑल्दो नाना साहिब जो हो गए, तात्या टोपे हो गए, रानी लक्ष्मीबाई हो गई, पर ऐसा था कि सब अपने अपने कोज के लिए ज्यादातर लड़ रहे थे। यानी कि झांसी में दिक्कत होगी तो वो लड़ने लगे, ठीक है, यानी कि एक तरीके से अलग अलग एरिया में, जैसे कि दिल्ली में दिक्कत होगी तो बहादुर शाह, ठीक है, लखनऊ में होगी तो बेगम हजरत महल। ऐसा नहीं था कि एक दूसरे के लिए भी लड़ रहे हैं, एक दूसरे का साथ देने के लिए लड़ रहे हैं, तो वो एकजुटता यहाँ पर देखने को नहीं मिली। लिमिटेड रिसोर्सेज थे, बेचारे जैसे तैसे काम कर रहे थे, ना तो ज्यादा मैन पावर थी और ना ही मनी थी, तो दोनों अंग्रेजों के हाथ से यहाँ पर कुचल दिए गए। तो इसकी वजह से दिक्कत देखने को मिली। और मिडिल क्लास ने जब पार्टिसिपेट ही नहीं किया, सारे सबसे ज्यादा तख्ता पलट कौन करती है? वो मिडिल क्लास करती है हर जगह। कोई भी रिवॉल्यूशन अगर एक प्रॉपर रिवॉल्यूशन में कन्वर्ट होगा तो हमेशा मिडिल क्लास यहाँ पर वो यहाँ पर तख्ता पलट करेगी। तो उसने पार्टिसिपेट ही नहीं किया यहाँ पर, ठीक है। मिडिल क्लास में जो ट्रेडर्स थे, जमींदार थे, सारे ये आराम से एंजॉय कर रहे थे अपनी जिंदगी को अंग्रेजों के साथ मिलकर। हालांकि हरकतें ऐसी थी यहाँ पर अंग्रेजों की, उनको भी नहीं जीने दे रहे थे, पर फिर भी उनकी जिंदगी जो थी कुछ कुछ नॉर्मल चल रही थी, ठीक है। ये इंपोर्टेंट मुद्दा। पर लेकिन आउटकम क्या है? आउटकम ऐसा बहुत बड़ा चेंज करके गए, अंग्रेजों को समझ में आ गया बदतमीजी नहीं काटनी रिलीजन के साथ में, ठीक है। तो सबसे पहले तो इन्होंने कंपनी का रूल खत्म कर दिया और ये बोला कि अब कुछ नया होने वाला है। तो नया वया कुछ हुआ नहीं, हालांकि वही है कि एक तरीके से बोलते नहीं है कि नए बर्तन में पुराना खाना दे दिया उठा के, ठीक है, वो वाली चीज देखने को मिली।
तो यहाँ पर अगर बात करें लॉर्ड कैनिंग, तो यहाँ पर लॉर्ड कैनिंग के द्वारा दरबार लगाया गया इलाहाबाद में और अनाउंस किया गया कि अब हम जो है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो क्वीन विक्टोरिया अपने हाथ में ले रही है, अब से जो कंपनी है उसका रूल नहीं रहेगा, ठीक है। और रिलीजियस टॉलरेंस रहेगा, यानी कि राम राम नमस्ते करते हैं भाई साहब, आज के बाद में किसी भी रिलीजन के अंदर जो है इंटरफेयर नहीं करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज जो थे गवर्नर जनरल ऑफिसर थे उनको रिप्लेस कर दिया गया वॉइस राय से। इसी के साथ में राइट ऑफ इंडियन जो रूलर थे वो रिकॉग्नाइज किए गए, उनको अधिकार दिए गए। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो थी, जो बोला गया था जिसके पास में बच्चा नहीं है वो वाली बातें वो सब खत्म कर दी गई। यहाँ पर राइट टू अडॉप्ट सन एज ए लीगल हैरियर, ये एक तरीके से एक्सेप्ट कर लिया गया कि जो अगर किसी का बेटा है, किसी ने गलत शब्द निकल गया, किसी का बच्चा है, किसी ने गोद ले रखा है, तो वो यहाँ पर उसको यहाँ पर गोद लेकर रख सकता है, उसको आगे चलकर राजा बना सकता है। मिलिट्री को भी रीऑर्गेनाइज किया गया। रेशियो जो थे यहाँ पर इंग्लिश लोगों का बढ़ाया गया, उनको ये लगने लगा तो यार जो इंडियन है गुस्से में आ जाते तो तब पलट देंगे, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ तरीके से बैलेंस बनाना पड़ेगा। तो इसके चलते यहाँ पर जो रेशियो है ब्रिटिश ऑफिसर का इंडियन सोल्जर में इंक्रीज किया गया ताकि चीजों को कंट्रोल रखा जा सके। तो अरेंज किया गया ताकि डोमिनेंस जो है यहाँ पर बंगाल के अंदर भी यहाँ पर जहां से ज्यादातर चीजें निकल कर आती थी उसको कंट्रोल किया जा सके। तो ये पूरा मुद्दा आप लोगों के सामने है, ठीक है। उठकर कहां से चला सारा मैंने आप लोगों को समझा दिया और कहां तक पहुंचा वो भी मैंने बता दिया, तो कोई कंफ्यूजन अब आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर पूरा हरियाणा से चला और जाकर खत्म हो गया पूरा एंड में, ठीक है। तो ये वाली स्लाइड आप लोग जरूर याद रखना, तो डिटेल में इसीलिए आप लोग को बताया। यहां पर आगे चलते हैं, ये काफी इंपोर्टेंट मुद्दा यहां पर निकल कर आ रहा है। हमारी कंट्री का सबसे बड़ा सबसे पॉपुलेशन वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के अंदर में काफी बुरी कंडीशन देखने को मिलेगी जब ह्यूमन राइट के बारे में बात करते हैं, यानी कि ये मानना है यहाँ पर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का कि उत्तर प्रदेश में इंसानों को इंसानों की तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता है। 40% जो सारे केस हैं ह्यूमन राइट के आज की डेट में देश के अंदर वो अकेले उत्तर प्रदेश से निकल कर आ रहे हैं। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये खुद हमारा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन बोल रहा है, उसके द्वारा यहाँ पर ह्यूमन राइट वॉयलेशन केस जो है वो इकट्ठे किए जाते हैं। उसने यहाँ पर ये जो है डेटा सामने रखा 31 अक्टूबर 2021 तक का, और लास्ट 3 साल का इन्होंने डेटा तैयार किया। बात क्या की जा रही है ह्यूमन राइट का, अगर हनन के बारे में बात करें, पहले ह्यूमन राइट अगर आप लोगों से पूछे कि इंसानों के हक क्या है, तो देखिए एक ऐसे अगर आप लोगों से कोई पूछ ले कि मान लीजिए आप लोगों से बोले कोई कि ह्यूमन राइट का हनन हो गया, तो भाई साहब ये तो बताओ कि ह्यूमन राइट का हनन हो कैसे गया, यानी कि आप लोग किस तरीके से देख रहे हैं। मान लीजिए एक पर्टिकुलर बच्चा है, ठीक है, वो एजुकेशन लेना चाहता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर कोई इंसान है वो अपनी जिंदगी को आराम से जीना चाहता है, उसको आराम से नहीं जीने दिया जा रहा है, उसकी फ्रीडम को हर्ट किया जा रहा है। आप लोग कहीं जाना चाहते हैं, आप लोग जाने नहीं जा रहे, रोक दिया गया है, आप लोगों को बेसिकली कोई काम नहीं करने दिया रहा है, तो कोई आप लोगों को थॉट का हो गया, फ्रीडम का हो गया, घूमने का हो गया, वो इस तरीके से अगर आप लोगों के रास्ते में कोई रोड़ा अड़ाने लगे तो इंसान के ह्यूमन राइट का हनन कर रहा है। तो फोर्सिबली यहां पर लोगों को बोला जाए कि एक तरीके से पर्टिकुलर एरिया को, ठीक है, कि खाली करो यहां पर, ठीक है, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके कंडीशन देखने को मिले, ठीक है। कई तरीके के वॉयलेशन आप लोगों को देखने को मिले। कॉन्टेमिनेटेड वाटर भी यहाँ पर एग्जांपल है, यहाँ पर स्टेट ओन जो फैसिलिटीज है उसके चलते हेल्थ को ढंग से नहीं रखा जाता है। फेलियर मिनिमम वेज जो है वो लोगों को नहीं मिल पाती है। इसी के साथ में जो स्टारवेशन है यहाँ पर कम्युनिटी के अंदर काफी ज्यादा देखने को मिलेगा, भुखमरी के शिकार काफी ज्यादा लोग देखने को मिलेंगे। तो बहुत सारी ऐसी दिक्कत है यहाँ पर जिसके वजह से यहाँ पर काफी सारी दिक्कतें निकल कर आती है, यानी कि आज की डेट में सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम जो है उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिलेगी। तो ये भी यहाँ पर आर्टिकल देखने को मिलेगा जो कवर किया गया हिंदू के द्वारा। तो यहाँ पर इंपोर्टेंट मुद्दा यह कि 40% जो टोटल केस निकल कर आ रहे हैं वो अकेले उत्तर प्रदेश से यहाँ पर निकल कर आए हैं, जो कि काफी बड़ा आंकड़ा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं जिसके ऊपर फोकस दिया जाना था। तो मुद्दा क्या है, मुद्दा यह कि आज की डेट में अगर आप लोग बात करिए तो ह्यूमन राइट को आप लोग कैसे यहाँ पर डिसाइड करेंगे कौन कौन सी कैटेगरी में आता है। तो दो टाइप के हैं, एक तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हो गया, और दूसरा हो गया फेलियर बाय द स्टेट टू प्रोटेक्ट द राइट। मतलब क्या है इसका, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का। डायरेक्टली तो ये हो गया, डायरेक्ट यहाँ पर पुलिस हो गई, जज हो गया, या प्रोसिक्यूटर हो गया, गवर्नमेंट ऑफिसर हो गया, वो डायरेक्ट ताबड़तोड़ लट बजाने स्टार्ट कर दें, ठीक है। जो भी दिख रहा है अभी आप लोगों ने कई सारी सोशल मीडिया पर वायरल इमेज देखी होंगी कि पुलिस वाले भाग रहे हैं पीछे लट मारते हुए, कई सारे केसेस हो जाते हैं, कुछ ने बदतमीजी काटी है, फिर कई बार यहाँ पर कुछ को हटाने के लिए, भीड़ भाड़ को हटाने के लिए भी ये दिक्कतें देखने को मिलती है। यूपीएससी के बहुत सारे एस्पायरेंट जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं दिल्ली के अंदर, आप लोगों ने देखा होगा। अगर आप लोगों का टाइम लगे और आप लोग दिल्ली के आसपास रहते हैं तो वहां पर जरूर जाइएगा, सपोर्ट कीजिएगा उनको। ये कई सारे मेरे पास मेल आते रहते हैं कि सर इसके बारे में बात करना, मैंने अलग से वीडियो भी बनाई थी इसके ऊपर यार, ठीक है। तो वो काफी लंबे समय से वहां पर मांग कर रहे हैं अपने एक्स्ट्रा टाइम की, तो आप लोग उनको सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो आगे वो भी आप लोग के सपोर्ट में आएंगे। इसी के साथ में बात करें वॉयलेशन के बारे में, यहाँ पर बात की जा रही है। तो फिजिकल जो वॉयलेशन के बारे में बात करें तो काफी एक ऐसा नेचर देखने को मिलेगा कि आज की डेट में मान लीजिए किसी इंसान को थप्पड़ मार दिए, ठीक है, वो चला गया पुलिस के पास में, ठीक है, पुलिस भी ऊपर से उसी को थप्पड़ी आ रही है और जज भी कुछ नहीं बोल रहा है। तो ऐसे कई सारे केसेस आप लोगों को देखने को मिलेंगे कि आज की डेट में यहाँ पर प्रॉपर वे में उनको सुना भी नहीं जा रहा है, जिसके साथ में कुछ गलत हो गया है। कई बार फिजिकल वॉयलेशन ही होता है
है, पर लेकिन अगर फिजिकल वायलेंस कहीं हो रहा है, अगर आप लोग उसको सुन रहे हो, उसको छुटा नहीं रहे हो, वो पिटे जा रहे हैं वहां पर, तो ये भी एक तरीका इनडायरेक्ट वे में तो जज भी वायलेंस कर रहा है ना यहाँ पर, कि उसको सपोर्ट ही नहीं कर रहा है, तो प्रोटेक्ट ही नहीं कर पा रहा है, कहीं पर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया विद इन द सोसाइटी, तो जो चल रहा है चलने दो, कोई यहाँ पर उसके अंदर इंटरवीन ही नहीं हो रहा है। जब वनरेबल कम्युनिटी के ऊपर कोई लट बजा रहा है, कोई उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है, तो बजने दो, अपने आप हो जाएगा बाद में। और ये ऐसी बदतमीजी इंडिया के अंदर ही नहीं है, आप लोग ऐसी बदतमीजी यूएसए के अंदर भी देखने को मिलेगी। याद है ये केस, यहाँ पर इस पुलिस वाले ने इसकी गर्दन पर यहाँ पर ये घुटना रख के रखा, और ये घुटना तब तक रख के रखा यहाँ पर जब तक यहाँ पर ये इंसान जो है उसकी डेथ नहीं हो गई। इसने बोला भी भाई साहब मुझे सांस की बीमारी है, ये बोला हे मैन आई एम नॉट एबल टू ब्रीथ, तो इसके द्वारा सुना ही नहीं गया, ये भाई साहब ने घुटना हटाया नहीं, और जैसे ही इसकी जान चली गई यहाँ पर, फिर यहाँ पर ये सारी बदतमीजी यहाँ पर इसकी निकल गई, ये इंसान जो है वो जेल में पहुंच गया। कंडीशन क्या थी? कंडीशन ये थी कि इसके ऊपर आरोप ये लगाया कि ये नकली डॉलर जो है, नकली रुपया जो है वो यूज कर रहा है, तो ये इसके ऊपर आरोप लगाया गया, और इसकी वजह से यहाँ पर इसने ही सजा दे दी इसको, ये खुद ही जज बन गया। तो ये काफी बदतमीजी वाली दुर्घटनाएं आप लोगों को देखने को मिलती है। करंट सिनेरियो इंडिया के अंदर अगर बात करूं, तो टोटल वायलेंस के जो केसेस हैं उनको अगर इकट्ठा करके आप लोग देखेंगे, तो इंडिया के अंदर जो एनआरसीसी के द्वारा बोले गए वो अभी थोड़े रिड्यूस हुए हैं, अच्छी बात है, यानी कि पहले के कंपेयर में थोड़े कम हुए हैं, ये एक अच्छी बात है। यानी कि पहले कितने थे यहाँ पर 89,584 थे, अब कितने हो गए 74,968 हो गए, तो काफी हद तक कुछ कम हुए यहाँ पर, तो ये एक अच्छी बात आप लोग बोल सकते हैं जो इनके द्वारा डेटा इकट्ठा किया गया है, ठीक है। पर लेकिन इंपॉर्टेंट बात जो है यहाँ पर जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है, यानी कि कास्ट के नाम पर वो बढ़ा है। आर्टिकल 15 मूवी देखे ना आयुष्मान खुराना वाली, तो वो वाली हरकतें आप लोग यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आएंगी लगभग 6% से, तो ये थोड़ा सा सोचने वाला मुद्दा है। करंट सिनेरियो अगर कम्युनल और एथनिक अगर वायलेंस के बारे में आप लोग बात करें, जैसे काऊ के नाम पर यहाँ पर लोगों को मार देना, नहीं एक तरीके से काऊ का एक बोलते हैं गाय का कोई मांस लेके जा रहा है तो उसको मार देना, वो वाली चीजें। और ये हमारे देश में नहीं, मैंने बोला ना अभी यहाँ पर अमेरिका के अंदर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, अफ्रीका कंट्री के अंदर देखने को मिलेगा, ऐसे डिस्क्रिमिनेशन होता है। और हमारे देश में भी कई बार ये बोला था कि अफ्रीकन अगर कोई आता है तो उनके खिलाफ हमारे देश में डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, तो ऐसी भी बातें यहाँ पर बताई गई है। इसी के साथ में फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन जो है ये भी यहाँ पर काफी हद तक कम किया गया है। कई सारी सिविल सोसाइटी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके ऊपर भी अभी यहाँ पर कई सारे प्रतिबंध लगाए गए हैं, उनको इवन फंड लेने से मना किया बाहर से, हालांकि कई सारी सिविल सोसाइटी भी गड़बड़ी करती थी, तो इस तरीके से भी कई सारे स्टेप अभी देखने को मिले जिसके बारे में बार बार बातें की जाती हैं। इसी के साथ में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में बात करें तो कई सारे लोगों को सप्रेस किया जाता है देशद्रोह का चार्ज लगाकर। मैंने कई बार आप लोगों को बताया ना, इंडियन पीनल कोड याद रखिएगा इसके बारे में, इंडियन पीनल कोड, ठीक है, आईपीसी का जो सेक्शन 124A है वो यूज किया जाता है कई बार यहाँ पर लोगों को उनका अधिकार बोलने से छीन लिया जाता है, जबकि आर्टिकल 19 का जो फर्स्ट है उसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि राइट टू फ्रीडम के बारे में। पर लेकिन इसी के साथ में इसको रोका भी जाता है किस आर्टिकल के तहत, तो याद रखिएगा आर्टिकल 19(2) के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा ये मुद्दा। चिल्ड्रन राइट के बारे में बात करें तो नेशनल जो क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है वो भी यहां पर बताता है कि काफी लार्ज स्केल पर क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन आप लोगों को देखने को मिलेंगे, तो ये भी काफी बड़ा मुद्दा है। यहाँ पर एवरेज 350 ऐसे क्राइम जो है वो एवरी डे रिपोर्ट किए गए कोविड-19 के टाइम पर। बच्चे जो है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं सोसाइटी में, तो यहाँ पर ये भी मुद्दा है जिसके ऊपर हम लोग को फोकस देना चाहिए। आगे एक और मुद्दा है करंट सिनेरियो अगर वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, तो ये भी कहीं छुपा नहीं है किसी से। महिलाओं के खिलाफ अभी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो है 5वें नंबर का, उसने कई सारी बातें बताई। डोमेस्टिक और सेक्सुअल कई सारे असोल्ट यहाँ पर महिलाओं को देखने को मिलते हैं, और 18 से लेकर 49 यानी कि 18 से लेकर 59 की एज की जो महिलाएं हैं वो खासकर जो यहाँ पर स्पाउसल जो वायलेंस होता है, यानी कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो झड़प होती है वो डबल हो गए, ये काफी बुरी बात आप लोगों को देखने को मिलेगी। यानी कि यहाँ पर समझ सकते हैं अभी यहाँ पर ये डबल हो गए, यहाँ पर 20 से लेके यहाँ पर जो कि फिलहाल टाइम पर 44 के करीब आप लोगों को देखने को मिलेंगे, डबल से भी 4% ज्यादा है, तो ये काफी बड़ा मुद्दा यहाँ पर निकल कर आया। तो ये सारी स्टेटमेंट ऐसी हैं, अगर कोई आप लोगों से आंसर राइटिंग में भी पूछ ले तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ जो होम अफेयर है उसके द्वारा ये राज्यसभा में रखा, इसके द्वारा यहाँ पर ये राज्यसभा में रखा गया, पर लेकिन प्रस्तुत किया गया नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के द्वारा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं जिसके बारे में कई बार आप लोगों से क्वेश्चन भी बन जाते हैं, तो कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। तो मैंने डिटेल में आप लोगों को बता दिया टॉप पर कौन सा राज्य है, क्या क्या कंडीशन चल रही है। अब आप लोगों को इसके बारे में कोई कंफ्यूजन हो तो बताइएगा, आगे उसको दूर कर लिया जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग बोल सकते हैं। बेसिकली बात की जा रही है हैंडलूम के बारे में। हैंडलूम क्या होता है? इसको बोलते हैं हथकरघा, यानी कि हाथों से जो भी यहाँ पर उत्पादन किया जाता है उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। छोटी सी कुछ बातें मैं आप लोगों को अगर यहाँ पर बताऊं, आप लोगों ने देखा होगा नॉर्मली अगर कोई बात करें खेतों से कपास निकाली जाती है, ठीक है, फिर चरखा यूज किया गया होगा, आप लोगों ने देखा होगा उसको चरखे से भी इसको काटा जाता है कई बार, ठीक है। तो ऐसे कोई यहाँ पर ऊन के गोले बन जाते हैं, फिर इसको यहाँ पर कुछ इस तरीके यहाँ पर वेविंग की जाती है, यहाँ से इसका वेट जो यहाँ पर एक प्रॉपर यहाँ पर ये कुछ ऐसा पैटर्न लेकर यहाँ पर फिर आगे चलकर इसके अंदर डाई कर फिर आगे चलकर यहाँ पर मशीन से सिलकर ये और यहाँ पर पेंट बाबू बना दिए जाते हैं। यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये है, तो सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। यहाँ पर साइज ये यहाँ पर एक तरीके यान से लेकर वेविंग से लेकर यहाँ पर
प्री ट्रीटमेंट तक यहाँ पर, फिर यहाँ पर डाइंग पेंटिंग तक, और फिर यहाँ पर कपड़ा जो प्रॉपर होगा और हैट बाबू बना दिया कोट पैंट वाला। ये सारा जो काम यहाँ पर किया जाता है ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये टेक्सटाइल प्रोसीजर है, यानी कपड़ा बनाने का एक प्रोसीजर मैंने आप लोगों को बताया। तो घर पर अब आप कपड़ा बना सकते हैं, ठीक है। कॉटन कुछ ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है। सिल्क कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, वुल यहाँ पर ऐसा देखने को मिलेगा, और यहाँ पर फ्लैक्स ऐसा देखने को मिलेगा। यानी कि कुछ पिक्चर है यहाँ पर, अगर आप लोग कभी देखो तो आप लोग डिफरेंस क्रिएट कर सको, अच्छा देखने में ये ऐसा है तो कुछ ही ऐसा हो सकता है, तो इसलिए मैंने पिक्चर थोड़ी आप लोग को दिखा दी। अगर बात करें रिसेंटली अभी गवर्नमेंट के द्वारा बोला गया एड्रेस किए गए कई सारे इशू जो हैंडलूम यानी कि हथकरघा से काम करने वाले जो जुलाहे हैं उनको जो दिक्कतें देखने को मिली है उसको सुधारा जा सके। तो इकोनॉमी का जो जीएस पेपर 3 है वहां पर आप लोग इस पेपर को काउंट कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल जो है वो यहाँ पर बहुत कर रही है कि हम लोग हैंडलूम सेक्टर के साथ में खड़े हैं, उनको छोड़कर नहीं जाएंगे, ठीक है। जैसे आप लोग खड़े हैं ना कि साथ में कि जो भी आज के दिन में वीडियो को जो यहाँ पर बेसिकली रिपोर्ट कराए तो उसको हम लोग सबक सिखाएंगे। तो बहुत सारे बच्चों के द्वारा वीडियो शेयर किया गया, काफी अच्छा लगा मुझे, और सबके द्वारा मैक्सिमम बच्चे जो है वो लाइक भी कर रहे हैं। तो यार ये कुछ दिनों तक आप लोग इसको कंटिन्यूअस करते रहिए, वीडियो को जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं उतना ज्यादा शेयर कीजिए, जितना ज्यादा आप लोग इसको सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि तभी वो चीजें जो है वो कम देखने को मिलेंगी, ठीक है। क्योंकि जब ज्यादा चीजें अच्छी होंगी तो बुरी चीजें अपने आप सप्रेस होना स्टार्ट हो जाती है, तो वहीं से ये चीजें आप लोगों के सामने कम होती नजर आएंगी। काफी इंपोर्टेंट मुद्दा यहाँ पर ये कि रजिस्टर करना है जो वेवर्स यानी कि जुलाहे होते हैं यहाँ पर जीईएम पोर्टल के ऊपर, यानी कि जो एक पोर्टल यानी कि जो वेबसाइट बना रखी है यहाँ पर एक तरीके से गवर्नमेंट ई जो मार्केट पोर्टल है उन पर रजिस्टर किया जाएगा। तो रजिस्टर करने से कई सारे फायदे देखने को मिलेंगे। उनके जो प्रोडक्ट हैं ये वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या फिर ऑर्गेनाइजेशन के पास में डायरेक्ट पहुंच पाएंगे, और अब तक 1.5 यानी कि लगभग 1.5 लाख के करीब जो जुलाहे हैं आज की डेट में वो यहाँ पर रजिस्टर कर चुके हैं, तो एक अच्छी बात है यहाँ पर। इसी के साथ में क्रेडिट जो पॉलिसी भी यहाँ पर है, यानी क्रेडिट प्रोवाइड करा जाता है, जैसे कि क्रेडिट यहाँ पर एक तरीके से कंसेशनल जो क्रेडिट वेवर है, मुद्रा जिस स्कीम है उसके तहत फाइनेंशियल असिस्टेंस देखने को मिलते हैं, इंटरेस्ट सबवेंशन यानी कि जो इंटरेस्ट होता है उस पर छूट मिल जाती है, क्रेडिट यानी कि एक तरीके से ऋण की भी गारंटी मिल जाती है। छोटी सी बात मैं आप लोगों को बताता हूं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में। हमारे देश में ये स्कीम 2015 में लॉन्च की गई थी, तो एक स्कीम भी आप लोगों की कवर हो जाएगी यहाँ पर, जिसमें बोला गया अप टू 10 लाख यहाँ पर लोन प्रोवाइड कराया जा सकता है, पर लेकिन सबको नहीं, डिवाइड किया गया। ये लोन कैसा रहेगा, कोलेटरल फ्री रहेगा, किसी को कुछ भी गिरवी नहीं रखना है। अगर ये लोन लेना है तो ये लोन प्रोवाइड कराने की बात की गई, पर लेकिन 3 नाम से इसको डिवाइड किया गया, शिशु, किशोर और तरुण। शिशु का मतलब होता है जो 50,000 तक का लोन लेगा, किशोर का मतलब होता है जो 50,000 से लेकर 5 लाख तक का लोन लेगा, और तरुण का मतलब होता है जो 5 लाख से लेकर 10 लाख तक का लोन लेगा। तो पहला तो इंपॉर्टेंट फैक्ट ये आप लोग याद रखिएगा, जो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। टेक्सटाइल मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जिसके चलते ग्लोबल कंपटीशन है हमारे देश के साथ में, उसको कैसे टैकल करना है, अट्रैक्ट करना है ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट, तो ये फोकस है, और बूस्ट करना है एम्प्लॉयमेंट। आप लोगों को पता होना चाहिए, ये माना जाता है कि एग्रीकल्चर के बाद में सबसे ज्यादा जो किसी को जॉब मिलती है तो टेक्सटाइल सेक्टर में आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो क्रिएट करना है, अगर हम लोग एक वर्ल्ड क्लास ढांचा तैयार कर पाएंगे तभी तो हम लोग एक्सपोर्ट कर पाएंगे। पता चला हमारा जो माल है वो उस लेवल पर बैठ ही नहीं पा रहा है, तो इसी के चलते 7 जो यहाँ पर टेक्सटाइल पार्क भी बनाने की बात की गई आने वाले टाइम में। तो कई सारे ऐसे मुद्दे आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो इसके बारे में कुछ बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लिया जाते हैं। तो अभी तो यहाँ पर कई सारी जो कंपनीज बनाई जा रही है, लगभग 128 जो प्रोड्यूसर कंपनी आप लोगों को देखने को मिलेंगी। इसी के साथ में डिजाइन रिसोर्स सेंटर भी आप लोगों के बनाए जाएंगे ताकि सपोर्ट प्रोवाइड कराया जा सके जुलाहे को। ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि यहाँ पर एक डिजाइन ओरिएंटेड, नहीं कि इस प्रॉपर डिजाइन के कपड़े आने चाहिए ताकि मार्केट में माल उतारा जा सके, अच्छे से एक्सपोर्ट अच्छा कर सके, अच्छे से मैन्युफैक्चर कर सके और इंप्रूव कर सके क्वालिटी को भी। तो सारा सपोर्ट यहाँ पर प्रोवाइड कराने की कोशिश की जाती है। हैंडलूम एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बनाई जाएगी ताकि अच्छे से चीजों को एक्सपोर्ट कर सके। 23E जो कॉमर्स एंटिटी भी यहाँ पर देखने को मिलेगी ताकि ऑनलाइन सामान को भी यहाँ पर बेच सके, और इंटरनेशनल जो फेयर होते हैं उनको वर्चुअली भी ऑर्गेनाइज कराया जाता है ताकि अच्छे से हम चीजों को सपोर्ट कर सके। रॉ मटेरियल सप्लाई ये काफी ज्यादा जरूरी है, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया ना, जैसे आप लोगों को मैंने बताया यहाँ से, तो ये रॉ मटेरियल नहीं आएगा तो कैसे काम चलेगा। रॉ मटेरियल जरूरी है तभी तो पूरा प्रोसीजर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, कपड़े बनेंगे, वरना कैसे काम चलेगा, ऐसा कैसे चलेगा भैया, यान से हैंडलूम तक तो पहुंचना ही आप लोगों को पड़ेगा। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है इसकी, तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर मुद्दा लगा, तो जिसके तहत यहाँ पर आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो एजुकेट भी करना है यहाँ पर, इसी के चलते चौपाल्स वगैरह लगाई गई ताकि वेरियस जो स्टेट है यहाँ पर वो जुलाहों के साथ मिलकर बात कर सके और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी निकाल सके, वरना काफी सारी दिक्कतें यहाँ पर रेगुलर देखने को मिल रही थी, तो ये सॉल्यूशन निकालना काफी ज्यादा जरूरी यहाँ पर हो गया था, ठीक है। तो ये बेसिक मुद्दा था जिसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है।
आगे कई सारी चीजें हैं जो यहां से क्वेश्चन और इसी के साथ में आंसर राइटिंग में भी आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। 7% जो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग है ये यहां पर लगभग 2% जीडीपी और 12% एक्सपोर्ट जो होता है वो टेक्सटाइल सेक्टर से निकल कर आता है। यानी कि हमारे देश में 7% जो मैन्युफैक्चरिंग जो भी एक्टिविटीज होती हैं, 2% हमारी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और 12% हमारा एक्सपोर्ट जो हम लोग बाहर व्यापार करते हैं वो इसी सेक्टर से निकल कर आता है। और लगभग यहां पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 10 करोड़ लोगों को यहां पर ये व्यापार प्रोवाइड कराता है, जॉब प्रोवाइड कराता है। तो इसका लेवल आप लोग समझ सकते हैं कैसी ये स्कीम है, ठीक है, मतलब कैसा यहां पर ये एरिया है। इसी के चलते हमारी कंट्री में कई सारी, अगर रॉ मटेरियल के बारे में बात करें, इसके साथ में कई सारी और चीजें देखने को मिलेगी। तो हमारा जो देश है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉटन का। कॉटन जो होता है हमारे देश में, जो कपास वगैरह आप लोगों को देखने को मिलता है, तो पूरी दुनिया का 25% हमारे देश में देखने को मिलेगा। सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हमारे स्टेट में अगर आप लोग बात करते हैं तो, ठीक है, लगभग अगर बात करें चाइना के बाद में दूसरे नंबर पर हम ही आते हैं, ठीक है। इसी के साथ में सेकंड लार्जेस्ट जो प्रोड्यूसर है हम लोग मैन मेड फाइबर के भी, जिसको पॉलिस्टर और इसी के साथ में विस्कोस आप लोग बोलते हो, तो इसमें भी हम लोग सेकंड नंबर पर देखने को मिलेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट, इंडिया जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट डोमेस्टिक मार्केट भी आप लोगों को आज के दिन इसकी देखने को मिलेगी, पर लेकिन दिक्कतें भी कई सारी निकल कर आती हैं। एक तो फ्रेगमेंटेड है, जैसे मैंने बताया ना अभी फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट के बारे में, कभी इधर देखने को मिल जाएगा तो कभी उधर देखने को मिल जाएगा, सब एक साथ में इकट्ठा होकर नहीं आए। ऐसे ही फ्रेगमेंटेड मार्केट आप लोगों को स्मॉल छोटे छोटे सेक्टर कहीं कहीं देखने को मिल जाएंगे, पर एक जगह इकट्ठे नहीं है, और इकट्ठे नहीं है तो नहीं चलेगा काम। आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, पुराने टाइम के बाबा आदम के जमाने की टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है, क्योंकि लोकल एरिया में लोग काम करते हैं, उनको कौन टेक्नोलॉजी देगा। टैक्स का स्ट्रक्चर जो जीएसटी है उसने इसकी रही सही कसर तोड़ दी। अभी आप लोगों ने देखा होगा तमिलनाडु की राज्य गवर्नमेंट के द्वारा रिक्वेस्ट किया गया कि भाई साहब इसके ऊपर से टैक्स हटा लो ताकि इंडस्ट्री जो है थोड़ी बढ़ सके। तो ये कई सारे ऐसे मुद्दे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इसी के साथ में जो चैलेंज यहाँ पर स्टैग्नेटेड एक्सपोर्ट, यहाँ पर रुका हुआ एक्सपोर्ट, ये बढ़ ही नहीं रहा आगे, जितना लास्ट 6 ईयर से आप लोगों को देखने को मिलेगा वो वहीं का वहीं पे रुका हुआ है। लैक ऑफ जो यहाँ पर स्केल आप लोगों को देखने को मिलेगा, यानी कि अप्रैल जो यूनिट है हमारे देश में वो छोटे छोटे साइज के देखने को मिलेगी। कहीं 100 मर्चेंट आप लोगों को नजर आएंगे, ठीक है, वेरी लेस कंपटीशन देखने को मिलेगा। बांग्लादेश की फैक्ट्री में आप लोगों को लगभग 500 के करीब जो आप लोग यहाँ पर आज के में, सॉरी एवरेज जो मशीन है यहाँ पर, ये ठीक है, मशीन का साइज 100 है यहाँ पर, वहां पर 500 के करीब यहाँ पर एवरेज साइज देखने को मिलेगा। तो जहां पर 5 गुना हमसे है तो हम उसके साथ में कैसे टक्कर ले पाएंगे, तो ये भी सोचने वाली बात है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता ही नहीं है ले देके, ठीक है। पिछले कुछ टाइम में क्या आप लोगों से पिछले 20 सालों में भी यहाँ पर हमारी कंट्री में 3.4 बिलियन ओनली यहाँ पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा। तो इस सेक्टर बढ़ेगा कैसे, ये तो बता दो। तो ऐसा कैसे चलेगा भैया, तो ये ऐसे ही नहीं चलेगा, फिर ऐसी दिक्कतें रहेंगी। तो ये काफी ज्यादा जरूरी है कि इसके सेक्टर को अगर आगे लेकर चलना है तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ ना कुछ काम जरूर करना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये बातें बोलेंगा, ठीक है, तो सारी बातें बताइए, कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। बेसिक है इसके बारे में पूरा डिटेल में मैंने इसीलिए बता दिया आप लोगों को कि अगर कुछ लिखने के लिए भी अब आप लोगों को आ जाता है तो आप लोग ये नहीं बोलेगे यार ये क्या आ गया, बिल्कुल सारी डिटेल में, इसलिए आप लोगों को यहाँ पर चीजें समझा दिए। तो एक एक पार्ट जो है वो आप लोगों का क्लियर कर दिया, ठीक है। आगे चलते हैं, काफी इंपोर्टेंट मुद्दा है यहाँ पर ये भी, जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। अभी यहाँ पर बेसिकली एक इवेंट देखने को मिला जिसका नाम था यहाँ पर पेनेक्स 21। यहाँ पर ये एक यहाँ पर जो इवेंट था इसमें मेंशन किया गया बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, यानी कि बिम्स्टेक के बारे में। तो बिम्स्टेक के बारे में यहाँ पर ये बातें की गई जो कि रिसेंटली अभी देखने को मिला, और यहाँ पर इस साल जो है यहाँ पर ये एक्सरसाइज प्लान की जा रही है कंडक्ट करने के लिए दिस ईयर 2021 में, ठीक है। तो ये प्लान की गई, एम इसका ये था ताकि मिलकर काम कर सके, कोऑपरेशन कर सके, नेचुरल डिजास्टर अगर कहीं होता है इसको हम लोग रोक सके। जैसे कोरोना भी अभी था यहाँ पर, ये भी काफी खतरनाक था, कल को सुनामी आती है, कहीं अर्थक्वेक आता है, कहीं बाढ़ आती है, कहीं साइक्लोन आता है, उसको रोक सके। तो मल्टी एजेंसी एक्सरसाइज यहां पर देखने को मिले, जिसके चलते हम लोग काम करेंगे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ के चक्कर में, यानी कि लोगों को सपोर्ट प्रोवाइड कराना है अगर कोई ऐसी हरकतें देखने को मिले जैसा कोविड-19 के टाइम पर यहां पर चीजें देखने को मिली। तो उसी के चलते यहां पर ये बातें की जा रही है, ठीक है। तो यहां पर ये कवर भी किया गया हिंदुस्तान टाइम्स के द्वारा भी। तो ये 10 तारीख का आप लोगों को आर्टिकल यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं कुछ बिम्स्टेक के बारे में। टोटल मिलाकर कितनी कंट्री है, तो 7 कंट्री है, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, नेपाल, भूटान, थाईलैंड और म्यांमार। तो ये 7 कंट्री है। मैप में भी अगर आप लोग देखना चाहते हैं, बड़ा ही प्यारा सा खूबसूरत सा मैप है, इसको आप लोग देखते हैं, या फिर ये वाला मैप भी आप लोग देख सकते हैं। तो ये सारी यहाँ पर बिम्स्टेक कंट्री आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी। तो ये जो कंट्री है, मैप कई बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, तो याद रखिएगा कहां कहां पर कौन सी लोकेशन है। फुल नेम है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जिसको बिम्स्टेक बोलते हैं। बिम्स्टेक जो है ये इंटर गवर्नमेंटल एक आप लोगों को ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप देखने को मिलेगा, साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया की कंट्री मिलकर यहां पर काम करती हैं। मेंबरशिप मैंने आप लोगों को बता ही दी, इसके अंदर कौन कौन देखने को मिलता है। 1997 में बैंकॉक डिक्लेरेशन के अंदर इसको बेसिकली बनाया गया था। अकाउंट करता है 22% वर्ल्ड की पॉपुलेशन, लगभग 2.7 ट्रिलियन वर्ल्ड की जीडीपी, क्योंकि मैक्सिमम तो इंडिया ही है, बाकी तो और कहानी खत्म ही है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। 1 जो 4th है यहाँ पर अगर बात करें तो वर्ल्ड का ट्रेड आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है।
और 6 फोकस एरिया रहते हैं इनके, जैसे कि ट्रेड हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, एनर्जी हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, टूरिज्म हो गया। ये काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा। फर्स्ट समिट जो थी यहाँ पर ये थाईलैंड में हुई थी, ठीक है। अभी यहाँ पर करंट जो चेयर चल रहा है यहाँ पर ये श्रीलंका बताया गया है। तो इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताई, जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव जो है यहाँ पर, ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव के बारे में अगर बात करें तो इंप्रूव है यहाँ पर, ये बेसिकली कनेक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए और ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर भी बनाने की बात इनके द्वारा की जाती है। प्रायोरिटी सेक्टर कई सारे हैं, जैसे कि एक तरीके से रिफ्यूजी को कैसे हैंडल करना है, नार्कोटिक्स को कैसे हैंडल करना है, कोई दिक्कत होती है तो उसमें कैसे सॉल्यूशन निकालना है एक दूसरे के साथ में मिलकर। पर लेकिन हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि जब हमारी लुक ईस्ट पॉलिसी थी, हम लोगों ने इसको एक्ट ईस्ट पॉलिसी में कन्वर्ट किया, तो वो यहीं से ही चीजें निकल कर आई। हम लोगों ने जब ईस्ट की साइड को हम लोगों ने देखना स्टार्ट किया, तो हमारे लिए ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर मुद्दा देखने को मिला था। तो बिम्स्टेक जो है ये काफी इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो गया। म्यांमार के द्वारा ग्रुप को ज्वाइन किया गया फुल मेंबरशिप के तरीके से यहाँ पर, ठीक है। तो सेम ईयर यहाँ पर जो BISTEC, ठीक है, तो इसको रीनेम कर दिया यहाँ पर बिम्स्टेक, जब यहाँ पर इसके अंदर म्यांमार भी जुड़ा। ओके, नेपाल और भूटान यहाँ पर मेंबर बने 2004 में। तो यहाँ पर बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरल, ये देखिए उन्हें थे जो जुड़ते जा रहे हैं, फिर उसका नाम चेंज करते गए। तो ऐसे ऐसे यहाँ पर इसकी कहानी जो है बेचारे की चेंज होती रही टाइम टू टाइम। तो बिम्स्टेक के बारे में कोई क्वेश्चन पूछ ले तो एक मोटा मोटा आइडिया आप लोग को जरूर इसके बारे में रखना है। आगे चलते हैं, काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है यहाँ पर, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये इनके नाम पर यहाँ पर ये स्कीम का नाम है, जिसको बोलते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ये है रुर्बन, ठीक है। तो रुर्बन मिशन है, काफी इंपॉर्टेंट, ये आप लोगों को आर्टिकल देखने को मिलेगा, जिसको सुनकर आप लोगों को मजा आ जाएगा। तो इसके बारे में डिटेल में बातें करूंगा, ताकि आप लोग चीजों को काफी अच्छे से यहाँ पर अंडरस्टैंड कर सके कि रुर्बन का मतलब क्या होता है। रुर्बन का मतलब क्या था? नॉर्मल तरीके से, एक तरीके से रूरल प्लस अर्बन, यानी कि जो गांव वाला एरिया और शहर वाले एरिया के जो बीच का है, उसको रुर्बन बोल देते हैं। ना तो वो पुराना, ना तो ये पूरा गांव होगा और ना ही पूरा शहर होगा, तो उसके बीच का जो एरिया है वो बेसिकली रुर्बन है, और उसी के एरिया में काम करने की यहाँ पर बात की गई थी। तो इसी के चलते यहाँ पर एक सिस्टम भी लाया गया था, जिसको बोलते हैं प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज टू द रूरल एरिया, यानी कि प्रोविजन या फिर बोलते हैं कि प्रोवाइड ऑफ अर्बन एमिनिटीज टू द रूरल एरिया। मतलब क्या है कि जो फैसिलिटीज आप लोग शहर वाले एरिया में देते हैं, वही फैसिलिटीज आप लोग जो है गांव वाले एरिया में देना स्टार्ट कर दो, तो गांव के लोग जो हैं वो शहर में पलायन करना बंद कर देंगे। तो ये मुद्दा जो यहां से निकल कर आया, वो इसी के फंडे में आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी के नाम पर इसका नाम जो है ये यहां से निकल कर आया। तो कोई भी कंफ्यूजन इसको नहीं लेना है आप लोगों को। तो मेन जो ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि एक तरीके से जो अर्बन और रूरल के बीच में जो डिवाइड है, इकोनॉमी को लेकर, टेक्नोलॉजी को लेकर, और भी कई सारी फैसिलिटीज को लेकर, एजुकेशन लेनी है तो शहर में जाएंगे, हेल्थ अच्छी करनी है तो शहर में जाएंगे, काम लेना है तो शहर में जाएंगे। तो जो शहर में जाने वाला फंडा था, कहीं ना कहीं उसको यहां पर खत्म करने की कोशिश की गई। तो इसकी वजह से काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि याद रखिएगा। काफी डिटेल में मैं इसके बारे में यहां पर आप लोगों से बात करूंगा, जो कि आप लोगों से यहां पर क्वेश्चन भी बन सकता है। अभी रिसेंटली यहां पर यह है कि 4 साल इसको पूरे हो गए, तो इसकी वजह से यहां पर ये अभी न्यूज में आ गया है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, दोनों मिलकर काम करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, जिसके बारे में अभी मैं आप लोगों से काफी डिटेल में कई सारी बातें करने वाला हूं। इसी के साथ में कई सारे कॉन्सेप्ट में आप लोगों को बताऊंगा, जिसको आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा है यहाँ पर। हमारे देश में अगर पॉपुलेशन के बारे में आप लोग बात करते हैं, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाएगा कि कितनी पॉपुलेशन शहर में रहती है और कितनी पॉपुलेशन गांव में रहती है। तो याद रखिएगा 69 पॉपुलेशन हमारी शहर में रहती है, और 31% जो पॉपुलेशन रहती है वो आप लोग को गांव में देखने को मिलेगी। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट मुद्दा आप लोगों को यहां पर पता होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना इसके बारे में। बाकी 70% जो अर्बन जो पॉपुलेशन है, अगर बात करें, जो आप लोगों को देखने को मिलेगा, बोला जा रहा है कि यहां पर 70% जो पॉपुलेशन है, जो सॉरी गांव में जो रहती है, वो लगभग 50% ओवरऑल लेबर की आप लोगों को एग्रीकल्चर में नजर आएगी। यानी कि गांव में जो 70% लोग रहते हैं, उसमें से 50% लोग ऐसे हैं जो खेतों में काम करते हैं, और खेत जो है वो हमारे देश में ओनली 14% यहां पर बेसिकली जीडीपी में सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, और बाकी का यहां पर जो शहरों में लोग रहते हैं, मैंने बोला 30% रहते हैं, तो लगभग 60% यहां पर निकल कर आता है, और इंडस्ट्री लगभग 26%। यानी कि मोटे मोटे तौर पर अगर आप लोग कोई बोले, तो आप लोग ये बोल सकते हैं कि लगभग 86% जो एरिया है वो 30% लोगों के हिस्से में आता है। इसीलिए गांव में लोग जो है वो काफी लार्ज स्केल पर खेती के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, और वहां पर दिक्कतें देखने को मिलती है। तो ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि आप लोग कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है, कोई कंफ्यूजन इसको लेकर आप लोग के माइंड में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो काफी प्यारा कॉन्सेप्ट है, जिसके बारे में मैं आप लोगों को इसलिए डिटेल में बता रहा हूं, क्योंकि कोई भी कंफ्यूजन अगर रहेगा तो आप लोगों को दिक्कतें देखने को मिलेगी। और भी कई सारी बातें हैं जो है वो ध्यान से सुनिएगा। जो रुर्बन क्लस्टर के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं, तो बात की ना मैंने अभी रूरल और अर्बन के बीच का जो हो गया, उसको नॉर्मली रुर्बन का नाम यहां पर दे दिया गया है। तो जो ये रुर्बन है, उसी के बारे में मैं आप लोगों से यहां पर बात करने वाला हूं, तो यहां पर इसको ध्यान से सुनिएगा। तो अर्बन और जो रूरल के बीच का है, तो उसको